हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं कि डीजीसीए के कुछ चुनिंदा और सीनियर अधिकारी उनको फटकार पड़ी है केंद्र सरकार से और उड्डयन मंत्रालय की तरफ से। ऐसा क्यों किया गया है? तो यहाँ पर भी अपने रिश्तेदारों की भर्ती की जा रही थी। भर्ती तो चलो छोड़िए कि जो मंत्रालय है उसने भर्ती प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठाए हैं। यहाँ पर जो मैटर हो रहा है वो हो रहा है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर के। ये क्या होता है? इसका मतलब बस इतना होता है कि आपको किसी चीज़ की जांच पड़ताल करनी है और जो उसमें से दोषी है, जिन्होंने गलतियां कर रखी, आपकी जान पहचान का है, तो आपका क्या है, थोड़ा सा रुझान उसकी तरफ हो जाएगा और आप निष्पक्ष तरीके से फैसला नहीं दे पाएंगे। और यही हो रहा था डीजीसीए के जो सीनियर अधिकारी हैं उनके साथ। तो केंद्र सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में खामियों को लेकर बातचीत की है। अब इसको जो फटकार लगाई है हमें यहाँ पे समझना है। क्लास को आगे बढ़ाएंगे, पहले बात कर लेते हैं। मानसून सीजन ऑफर चल रहा है, 27 जुलाई तक ये ऑफर चलने वाला है। अगर आप यूपीएससी जीएस फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि इंग्लिश मीडियम में हमारा है, ऑनलाइन मोड में, दिल्ली और प्रयागराज दोनों जगह से चल रहा है। एडमिशन ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। फीस मात्र 25,000 रुपए है। नंबर दिया है 9555124124। आप इस पर कॉल करके सारी जानकारी जरूर ले लीजिएगा। याद रखिएगा, ऑफर सिर्फ जो है 27 जुलाई तक रहने वाला। टॉपिक पे आते हैं वापस। यहाँ देखो द इकोनॉमिक टाइम्स में छापा गया है, सेंटर पुल्स अप डीजीसीए ओवर लैप्सेस इन हायरिंग प्रोसेस। तो हायरिंग प्रोसेस में गड़बड़ियाँ हो रही थी। हायरिंग प्रोसेस का मतलब समझिए कि ये लोग अपने जहाँ पर इनको सब चीज़ें देखनी, हम सबको पता है कि भाई डीजीसीए में अगर कोई जाता है व्यक्ति तो वो सीनियर अधिकारी होगा, ये अधिकारी। जो अधिकारी जा रहे थे अपने रिश्तेदारों की भर्ती किए जा रहे थे, इनकी संख्या लगातार साल दर साल बढ़ती जा रही थी और यही बोला जा रहा है कि कल को गलतियाँ करते हैं तो आप छुपाते घूमते होंगे, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बन जाते हैं अपने रिश्तेदारों को बचाओ। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय जो हमारा है, इसने डीजीसी अधिकारियों को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के तहत बहुत सारी चीज़ों को लेकर के लापरवाही पर फटकार लगाई है। रेउटर्स ये जो है पेपर है, कह सकते हैं, इसने जो है सारी दस्तावेजों को यहाँ पे रखा है और अधिकारियों ने अपने रिश्तेदारों की विमानन क्षेत्र में कैसे नौकरियां लगाई और कैसे उनकी कमियों को नजरअंदाज किया गया, इसको लेकर के प्रश्न उठाए। तो मंत्रालय में भर्ती प्रक्रिया को लेकर के पारदर्शिता, पहला मुद्दा पारदर्शिता वाला आ गया। भाई ट्रांसपेरेंसी कहाँ है, जवाबदेही, नियामक निष्पक्षता, इनको लेकर के लगातार प्रश्न उठ रहे हैं। जनवरी 2026 में देखिए यहाँ पर दस्तावेज के अनुसार 51 डीजीसीए अधिकारियों ने विमानन क्षेत्र में काम कर रहे अपने 59 रिश्तेदारों का खुलासा किया। ये खुलासा किया गया है। जो कभी पहले, एक साल पहले 33 थे, वो लगभग 60 हो चुके हैं, डबल के नंबर पर पहुंच गए हैं और इनकी जानकारी ही नहीं। देखो, इनको अपने यहाँ पर, इनको विमानन क्षेत्र में अपॉइंट करने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप जहाँ पर असेसमेंट करने वाले हैं, रेगुलेशन का काम आपको दिया गया है, आपने अपने अंडर में रिश्तेदार क्यों रखे हैं, इस पर प्रश्न उठाया गया है। ये लगातार यहाँ पे चर्चा में बना हुआ है। बात कर लेते हैं आखिरकार ये डीजीसीए होता क्या। इसको बोलते हैं डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। उड्डयन वाला जो विमानन क्षेत्र होता है उससे जुड़ा हुआ है। मंत्रालय हमारा है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। यही चीजें यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। इसके जो नए सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, जो है वीर विक्रम यादव जी, इनको अपॉइंट किया गया और इन्हीं ने इन मुद्दों को उठाया है। पहले जो व्यक्ति थे उन्होंने आई डोंट नो क्या किया, बट नए वाले जो व्यक्ति हैं वो बड़े तरीके से काम कर रहे हैं, ये हम देख भी रहे हैं। प्रमुख कार्य क्या है? भारत में नागरिक उड्डयन सुरक्षा बहाल करना। एयरलाइंस के जो विनियमन है, रेगुलेशन, यही करते हैं। विमानों की एयर वर्थनेस सर्टिफिकेशन भी यही देखते हैं। आप समझिए, सब जगह 10-10, 5-5, 15-15 कर्मचारी लगे होंगे, हर जगह 2-3 कर्मचारी अगर इनके लगे हुए हैं। ये लोग जा रहे हैं देखने के लिए कि कहीं सर्टिफिकेशन में गड़बड़ तो नहीं है। उसने कर रखी है, लेकिन ये कुछ कह नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है भतीजा भांजी लग रहा है। इसके अलावा जो है पायलट्स, इंजीनियर्स, इनकी भी लाइसेंस वगैरह देखते हैं। सोचिए, यहाँ पर लगा दिया उनको तो क्या होगा। एयरलाइंस की सुरक्षा जांच करना। भाई, हमारा भारत का जो एविएशन सेक्टर है लगातार बढ़ता जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो हमें देखना पड़ेगा कि अपनी इज्जत भी बचा के रखनी है, कि पता चले कि आप एविएशन सेक्टर में आगे बढ़ रहे हो और हर 2-4 दिन में एक जो एक्सीडेंट हो जाए, कोई गड़बड़ हो जाए, तो कैसे चलेगा। इन चीज़ों को देख करके ये सारा यहाँ पे किया जाता है। ये सारा काम जो है डीजीसीए का ही होता है। पूरा मामला देखो, समझते हैं आखिरकार क्या है। क्या किसी भर्ती घोटाले का यहाँ पर बिल्कुल मुद्दा नहीं। उनकी हायरिंग जो हुई है वो शायद हायरिंग के लिए एलिजिबल थे, वो हो सकते थे, आप उनकी हायरिंग करिए। लेकिन दिक्कत यहाँ पर थी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर के, कि आपने उनको अपने अंडर क्यों रखा। तो देखो लिखा है, कुछ डीजीसीए अधिकारियों ने रिश्तेदार उन्हीं एयरलाइंस में कार्यरत हैं जिनमें डीजीसीए नियंत्रित कर रहा है। समझ ली कि भाई डीजीसीए भी जो है एयर इंडिया को नियंत्रित कर रहा है और वहाँ पर 2 अधिकारियों को डीजीसीए ने नियुक्त किया। तो उन 2 अधिकारियों ने क्या किया, अपने रिश्तेदारों को वहीं पर अपॉइंट कराया। गड़बड़ यहाँ पे हुई है। आप दूसरी जगह अपॉइंट करा देते, अगर वो एलिजिबल
अप्रूवल है तो कोई इशू नहीं था। तो ये देखो लिखा है कई मामलों में समय पर जानकारी नहीं दी गई, अप्रूवल जो है मांगा ही नहीं गया है, नियामक संस्था की निष्पक्षता पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि भाई तुम्हारा नाम ही नियामक संस्था है, तुम्हारा नाम रेगुलेशन करना है और तुम वो नहीं कर पा रहे हो। ये जो लगातार जो है बहुत सारे इशू हैं। 2025 मिड में जो है मोका ने डीजीसीए से अधिकारियों के रिश्तेदारों की जानकारी मांगी थी। फिर जुलाई 2025 में देखिए यहाँ पर अप्रूवल प्रोसेस बहुत लंबा है, ऐसे मामलों का निर्णय डीजीसीए को खुद करना चाहिए, ये इन्होंने लिख करके दिए। मिनिस्ट्री ने उत्तर दिया कि भाई ऐसा है, ये जो तूने प्रस्ताव भेजा ना कि हम खुद ही अपनी चीज़ों को देखेंगे, ये बिल्कुल गड़बड़ है, ऐसा करो हमारे पास भेजो। अब जो है जो चीज़ें गई हैं उसी को लेकर के विवाद हो रहा है। ये देखो डीजीसीए के अधिकारी हैं, वो रिसर्च वगैरह ये जो है जांच वगैरह करते हैं, ये व्यक्ति भी अपॉइंट किए जाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है समझते हैं। तो जब किसी अधिकारी का व्यक्तिगत हित, पर्सनल इंटरेस्ट उसके सरकारी दायित्व को प्रभावित करने लगे तो इसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं। कि जहां पर चोरी हुई थी, समझिए पुलिस वाला वहीं जाता है और उन 4 चोरों में से एक चोर जो है उसका साथी निकलता है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। जैसे आप कई बार जो है डिफेंस वगैरह में इंटरव्यू या अन्य प्रकार की प्रक्रियाओं में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपसे एक फॉर्म फिल कराया जाता है कि आप बता दीजिए जो ये बोर्ड बैठने वाला है कहीं कोई रिश्तेदार जान पहचान का व्यक्ति तो नहीं है। समस्या नहीं होती है कोई, बस वो उस बोर्ड मेंबर को चेंज कर देते हैं। इसी को बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कि भाई जिस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए तुम्हें भेजा जाएगा, अगर उससे जुड़ी हुई कोई चीज़ तुम्हारी है, मान लीजिए कोई ऐसी कंपनी है जो दिवालिया हो गई है, सरकार ने बोला जाकर के उसको असेसमेंट निकालो, रेगुलेशन करो और हमें दो कि सही जानकारी दो। अब उस व्यक्ति की जो है उस पर 50 करोड़ रुपए लगे हुए हैं, 5 करोड़ या 10 करोड़ लगे हुए हैं, तो वो दे देगा कि भाई सब कुछ ठीक है, इसको चलने दो, क्यों उसके पैसे डूब जाएंगे अदरवाइज। ये होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। भारत में नियम यहाँ पर किस प्रकार के बनाए गए हैं। सरकारी कर्मचारियों पर सेंट्रल सिविल एविएशन रूल्स लागू होते हैं। इन नियमों के अनुसार यहाँ पर है कि यहाँ देखो सरकारी पद का प्रयोग आप परिवार के सदस्यों को लाभ पहुँचाने के लिए बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर इस प्रकार के हित टकराव होते हैं तो आप सारी जानकारी यहाँ पर डिस्क्लोजर जरूर करेंगे, जो कि नहीं किया गया। आप प्रीरियर अप्रूवल लेंगे कि ऐसी ऐसी चीज़ें होने वाली हैं, क्या इसको अपॉइंट यहाँ पे कर ले ताकि निष्पक्षता बनी रहे। इन चीज़ों को इनको फॉलो करना होता है, लेकिन नहीं किया गया। सेंट्रल सिविल जो सर्विसेज होती है इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। रिश्तेदार किन किन संस्थाओं में कार्यरत थे, जो पूरा मुद्दा था। एयर इंडिया, इंडिगो, आकाशा एयर, एयरबस इंडिया, फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, एयरपोर्ट ऑपरेशंस, हर जगह इनकी हायरिंग की गई थी। एक प्रमुख मामला यहाँ पर निकल करके आता है कि डीजीसी अधिकारी की बहन एयर इंडिया में कार्यरत थी, जबकि अधिकारी एयर इंडिया से जुड़े नियामकीय कार्यों में खुद शामिल था। यहाँ पर भी बोला गया कि हितों का टकराव है। बहुत सारे मामले ऐसे देखो, यहाँ पर 12 रिश्तेदार इन्होंने एविएशन सेक्टर में खुद के लगा रखे थे। अब वो कितने सक्षम थे। अब देखो कई बार होता है क्या कि आप सच में कैपेबल हो, जॉब कर सकते हो, लेकिन आपका जो सीनियर है वो आपका रिश्तेदार है, तो लोग प्रश्न उठाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका इस वजह से हो गया क्योंकि इसके जो सीनियर यहाँ पे जो मतलब रेगुलेटरी ऑफिसर हैं वो इनके जो है रिलेटिव्स हैं, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर लगातार होती जा रही हैं। सरकार की मुख्य आपत्तियाँ समझते हैं कि सरकार ने किन मुद्दों पर इनको फटकार लगाई है। डिस्क्लोजर समय पर नहीं किया। आप डिस्क्लोज करिए लेकिन समय पर करिए, ये नहीं। अब देखा गया कि बहुत सारे मुद्दों में जो अधिकारी थे डीजीसीए के वो रिटायर हो चुके हैं। रिटायरमेंट के बाद खुलासा हो रहा है कि उनके कार्यकाल के दौरान 12 जो मेंबर्स थे उनके खुद के परिवार के थे। तो ये कुछ ज़्यादा ही लेट नहीं डिस्क्लोजर हो रहा है। अप्रूवल प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है। जिम्मेदारियां तय नहीं की गई हैं। पारदर्शिता की तो बिल्कुल भी कमी है। यहाँ पर हितों के टकराव और रेगुलेटरी न्यूट्रलिटी प्रभावित हो सकती है। इन मुद्दों को यहाँ पे उठाया गया है। अब बात करते हैं रेगुलेटरी कैप्चर। रेगुलेटरी कैप्चर क्या होता है? वही सिमिलर मुद्दा है कि भाई अगर आपका काम था चीज को जांचना, चेक करना, लेकिन क्योंकि आपके वहाँ पर हित थे कुछ, आप क्या हुए कि उस चीज से कैप्चर हो गए और आपने सही तरीके से निर्णय नहीं लिया। इसी को हम यहाँ पर रेगुलेटरी कैप्चर के नाम से जानते। देखो लिखा, जब कोई नियामक संस्था उन्हीं कंपनियों के प्रभाव में आने लगे जिन्हें वह नियंत्रित करती है तो रेगुलेटरी कैप्चर कहा जाता है। जैसे यहाँ पर अगर बात करते हैं जो जनजीव प्रोटेस्ट हो रहा है जंतर मंतर में, पुलिस जो वाले लोग हैं वो अपना काम करने जा रहे हैं, प्रोटेस्टर्स अपना काम करने जा रहे हैं। तो समझिए कि यहाँ पर जो है एक पुलिसकर्मी है, डंडा लेकर खड़े हैं, उनका बेटा सामने आ जाए
वो भी गया है प्रोटेस्ट में, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो है यहाँ पर जो हमने शब्द पढ़ा रेगुलेटरी कैप्चर हो जाएगा। अब वो दुविधा में पड़ जाएंगे कि भाई मारें कि नहीं मारें। अगर वो उस समय नहीं मारते हैं तो उन्होंने क्या किया, अपना जो काम था वो नहीं किया, वहाँ से वापस आ गए तो वो कैप्चर हो गए, रेगुलेटरी कैप्चर का शिकार हो गए। तो यहाँ पर जो है चीज़ें की जा रही। इनका कार्य होता है एयर इंडिया, इंडिगो, आकाशा जैसी जो भी एयरलाइंस हैं इनको रेगुलेट करना, अधिकारियों के व्यक्तिगत हितों की जो है उन कंपनियों से जुड़ी हुई चीज़ों को कार्यवाही करना, इन सभी का काम जो है इनको दिया गया है। मामला अभी महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में जैसा कि आपको मैंने बताया कि हमारा जो सिविल एविएशन सेक्टर है लगातार बढ़ता जा रहा है, संख्या बढ़ रही है, नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, एयर ट्रैफिक वृद्धि हो रही है, स्टाफ की कमी है, इसके अलावा सुरक्षा निगरानी लगातार बढ़ती जा रही है। जो है FAA सेफ्टी जो ऑडिट है इनकी तैयारी हो रही है, ये भी क्या होता समझा दूंगी। और ऐसे में अगर देखा जाए आप कुछ गड़बड़ करेंगे और हाल फिलहाल में जो सुरक्षा संबंधी चिंताएं हैं वो बढ़ गई हैं। आपने देखा होगा अहमदाबाद वाला इशू और भी बहुत सारे फ्लैट्स वगैरह के जो भी मामले आए हैं, तो ये देखना पड़ता है। ये जो FAA ऑडिट होता है ये हमारा नहीं है, ये जो है कहाँ का है, USA का है। समय समय पर विभिन्न देशों की एविएशन सेफ्टी ओवरसाइट क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। तो हम नहीं चाहते कि भाई कल को मूल्यांकन हो हमारी जो है नाक कटा दें ऐसे कुछ नमूने लोग जो अपने हितों की रक्षा के लिए इस प्रकार की चीजें कर रहे हैं। तो हमें आगे करना क्या चाहिए, तो सभी अधिकारियों द्वारा प्रत्येक वर्ष अनिवार्य रूप से डिस्क्लोजर देना चाहिए कि भाई आपके कितने रिश्तेदार हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, ताकि हितों के टकराव वाली समस्या का हम समाधान कर पाएं। संवेदनशील मामलों की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए, समय समय पर बाहरी एजेंसियों के द्वारा जांच कराई जानी चाहिए। भले ही ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है, लेकिन रेगुलेटरी अथॉरिटी को भी हमें रेगुलेट करने की जरूरत पड़े तो करवाना चाहिए। इसके अलावा इंटेल विजिलेंस होना चाहिए जो कि चीज़ों पर नज़र रखे। विस्टर ब्लोअर प्रोटेक्शन को भी मजबूत करना है और DGCA में पर्याप्त तकनीकी विशेषज्ञों और निरीक्षकों की नियुक्ति हमें करनी चाहिए। तरीका था ताकि हम समस्या का समाधान समय रहते कर पाए। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, बाकी कोई मन में प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।